अब बेटा ये पहला वेपर बन गया, फिर ये पहला दूसरा वेपर बना। तो जब आप पानी को उबालते हैं, किसी भी चीज को उबालते हैं, तो पहले पहले आप देखते हैं एक एक बुलबुला आ रहा है। फिर आप देखते हैं दो बुलबुले आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुलबुल आ रहे हैं, बुड़बुड़ करने लग रहा है। तो एग्जैक्टली किस समय कहते हैं आपके लिक्विड बॉयल हो चुका है? किस समय कहते हैं बताइए मुझे। ब्रेक बॉन्ड होना, कोई बच्चा कह रहा था आप में से बॉन्ड का ब्रेक होना। तो बॉन्ड का ब्रेक होना तो एकदम शुरू में ही शुरू हो जाता है, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, फिर इनके नीचे वाले आ जाएंगे, फिर उनके नीचे वाले आ जाएंगे, तो ये तो चलता रहेगा। नहीं, स्टेट तो चेंज हो गया, ये वेपर्स बन गए, वेपर्स बन गए, लिक्विड वेपर्स बन गए, लिक्विड वेपर्स बन गए, ये रहे वेपर्स बन गए। अब जब वेपर्स बहुत सारे हो जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा कि बॉयल हो चुका है भाई? क्योंकि अल्टीमेटली पानी तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ना धीरे धीरे। आपके पास लिक्विड भी है, आपके पास गैस भी है, वेपर भी है। तो कैसे पता लगेगा? पानी की जब पहली बूंद बुड़बुड़ करेगी, या जब पानी पूरा बुड़बुड़ बुड़बुड़ करने लग जाएगा, पूरा एकदम से भाप उड़ने लग जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा किस समय पर बॉइलिंग पॉइंट है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट बेसिकली हम बहुत छोटी बातों पे रह जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल का डेफिनेशन बहुत टेढ़ी है, जो हम लोग 5th या 6th क्लास की साइंस में पढ़ते हैं, बट उसको ध्यान नहीं करते, क्योंकि तब हम उसको रट लेते हैं। क्या है, ध्यान से समझिए। ये जो वेपर्स है ना, ये हर जगह वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इधर भी, हर जगह एक प्रेशर मारती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो वॉल ऑफ कंटेनर पे, मतलब ऊपर अगर कोई प्लेट रख दोगे तो इस पे भी ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। अब ऊपर से एक प्रेशर एटमॉस्फेयर भी मारता है, आपको पता है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप पानी को उबालते हैं ना, पानी को उबालते वक्त ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, पानी उबलेगा, वेपर बनेंगे, और वेपर बनेंगे, प्लेट नीचे रहेगा क्योंकि ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नीचे एक समय ऐसा आएगा कि ये अंदर का प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जिस समय बाहर का प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, साइंस कहती है, केमिस्ट्री कहती है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर, वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर अंदर के वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि उससे अगर ज्यादा होगा तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा, फिर वो प्लेट उठने लगेगी, गड़ गड़ करके थोड़ा थोड़ा उठने लगेगी, हिलने लगेगी प्लेट। तो जैसी वो प्लेट हिलने लगे, तुम समझ जाओ वो बॉयल हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? The temperature at which vapor pressure exerted by the liquid, vapor pressure exerted by the solution becomes equal to the atmospheric pressure, उसे कहते हैं बॉइलिंग। चल, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें, इन दोनों में से, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से, आपको क्या लगता है कौन जल्दी बॉयल हो जाएगा? दोबारा सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, अभी जवाब मत दीजिएगा। कौन जल्दी बॉयल हो जाएगा? आप कहेंगे सर बॉयल हो जाने का मतलब अभी अभी आपने कहा है कि किस समय अंदर के वेपर्स के प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर, किस में होगा, किस में ये काम होगा? क्या ये काम पहले सॉल्वेंट में होगा या सॉल्यूशन में होगा? मतलब किस केस में अंदर के वेपर्स पहले एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएंगे, और जिसमें वो काम पहले होगा वो सॉल्यूशन जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है? मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं, बताइए। यशवर्धन, आप क्या कहते हैं? और मिलन, आवाज आ रही है? चलो, अच्छा,
बेटा कौन जल्दी बॉयल हो जाएगा, सॉल्वेंट बॉयल होगा या सॉल्यूशन बॉयल होगा पहले? क्यों? यस, सॉल्वेंट जल्दी बॉयल होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि आप एक बात बताइए, मैं यस 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 बिल्कुल सही, तीनों ने एक एक पॉइंट बोला, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, तो अंदर उतना प्रेशर तो होना चाहिए ना भाई। तो अंदर किसका प्रेशर ज्यादा है? सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में लोअरिंग हो चुकी है, लो, इसका वेपर प्रेशर कम। भाई जिसका वेपर प्रेशर कम, उसे ज्यादा टाइम लगेगा वेपर्स बनने में, ज्यादा वेपर्स बनने में ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका। तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया या कम हो गया? जल्दी बता दो आखिरी बार। यस, बढ़ गया। तो क्या है सेकंड प्रॉपर्टी का नाम? यस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, when NVS is added in volatile solvent, then vapor pressure, समझने की कोशिश करो, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वीपी मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, thus greater temperature will be required to boil the solution, and hence boiling point elevates मतलब increases। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट को टी नॉट बी मान, नॉट लगाने का मतलब है अकेले का, इसके बॉइलिंग पॉइंट को टी बी मान लो, तो कौन ज्यादा होगा? जल्दी बता दो मुझे एक सेकंड के लिए। तो इसका मतलब डेल्टा टीवी मतलब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाँ, किस में से किसको माइनस करूं, किस में? यस यस यस, where delta TB is equals to elevation in boiling point मतलब EB, और ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल। हाँ, और ये डेल्टा टीबी क्या होगा बेटा? अरे 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 अरे, किसका ज्यादा होगा यहाँ पर? कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? टीबी ज्यादा होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम के। एम मतलब मोलालिटी बाबू, मोलालिटी। एक बात बताओ, मोलालिटी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन ही तो होती है एक तरीके, है ना, याद है? हाँ, तो अब एक बात बताओ, खुद दिमाग लगाओ, तुम जितना ज्यादा एनवीएस डालोगे इसके अंदर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वेपर प्रेशर उतने कम होंगे, जितने वेपर प्रेशर कम होंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा इसको बॉयल करने में। हाँ कि ना बोलो? हाँ,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। अच्छा एक बात बताओ अब यहाँ पर का ये नहीं होता पर होगा ए ही। मैं बताता हूँ अभी, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, क्योंकि एक बात बताओ, ये जो मोलालिटी है ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, याद आ रहा है? यही होता है ना। तो दरअसल अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के और एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन ए के, तो इसका मतलब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन ए के। यस की नो बोलो। और पीछे भी क्या था? पीछे भी था काइए। काइए का मतलब क्या होता है? काइए का मतलब होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। मतलब यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ए के था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो काइए यहां पर नहीं लिया जाता, यहाँ पर मोलैलिटी ली जाती है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बट अल्टीमेटली दोनों का सेंस एक ही है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Na के। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, मतलब जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालोगे, उतना डिफरेंस क्रिएट होगा बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि हर जगह में ना मैथमेटिकल इक्वेशन गलत। वेपर प्रेशर में काई लगता है मोल फ्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट में मोलैलिटी लगता है। ठीक है, बिल्कुल। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जब हम बॉयल करते हैं या फ्रीज करते हैं तो हमें सॉल्वेंट को भी देखना पड़ता है, सॉल्वेंट के मास। बॉयल करने में या फ्रीज करने में सॉल्वेंट का मास एक मेजर फैक्टर होता है, जबकि वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट का मास कोई फैक्टर नहीं होता, सॉल्वेंट का मास पर कोई निर्भर नहीं करता। ओके, इसीलिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर या फ्रीजिंग पॉइंट पर मास और सॉल्वेंट लेते हैं, इसलिए मोलालिटी लेनी पड़ती है। नहीं नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? देखो क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जो किस पे डिपेंड करे, जल्दी बता दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है? मोलैलिटी पर। और मोलैलिटी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। कैसे हुआ? बिल्कुल सब तो सेट है एकदम। किस पे? मास पे। नहीं नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट है ये तो, मास ऑफ सॉल्वेंट है। और हमने कभी ये नहीं कहा, मेन कहा हमने क्या है, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है मेन। इधर भी नंबर ऑफ मोल्स होता है, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, पर वो मास पर क्यों रहता है? क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, समझो मेरी बात को। बॉइलिंग पॉइंट कभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगेगा, यहां पर कांस्टेंट केबी होगा। अब ये केबी एक नई खीर है, नई आइटम है केबी। उसका मतलब क्या है ये समझिए। केबी इज इक्वल्स टू एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नया कांस्टेंट, इसको नाम रखना है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी एबिलियोस्कोपी क्या है? एबिलियोस्कोपी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एबिलियोस्कोपी। सो मैं इधर लिख देता हूं नोट लगाकर, क्या एबिलियोस्कोपी is a phenomena in which boiling point increases with the addition of नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसको एबिलियोस्कोपी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर इसे एबिलियोस्कोपी कहते हैं। इसीलिए इसे एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है और मोलल
बॉइलिंग या मोलल हीट या फिर मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग इस पूरे चार्ट को अच्छी तरह से पढ़े और जो नहीं समझ में आया वो बोले। ये हमने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसको बेटा ध्यान से देखिए, मैंने कहा आपको ये स्लाइड 1 मिनट पढ़ लेनी है अच्छी तरह से, फिर मैं तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलिए मुझे। बेटा हो गया, कोई दिक्कत? गुड गुड, एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं, उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे। तीसरा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट कौन मुझे बताएगा? फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ, जम जाए। तो जम जाने का भी क्या है साहब? आपने जब फ्रीजर में डाला बर्फ जमाने के लिए, तो आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि एक बार ऊपर, पहले ऊपर की बर्फ जल्दी जम जाती है, देखा है कभी आपने? हाँ बिल्कुल सही जवाब, नीचे नहीं जमा। तो क्या वो फ्रीज हो गया? या पूरी, जब एक होता है जब पूरा फ्रीज हो जाता है, अच्छा, फिर एक होता है वो अच्छी तरह से जम जाता है, निकलता ही नहीं है भाई साहब। फिर होता है उसके ऊपर सफेद सफेद पाउडर भी जम जाती है। मतलब हम यार किस पॉइंट में कहूं कि वो फ्रीज हो गया? तो ये तो फिर अचानक वैसा सा क्वेश्चन आ गया सर, फिर अजीब सा क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे डील करें? तो मैं बताता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है, जैसे पानी है, ये पानी, पानी के वेपर्स बन रहे हैं बहुत सारे। अब तुम इसे ठंडा कर रहे हो, ठंडा करोगे जब, तो ये पानी के वेपर्स वापस आएंगे, वापस नीचे आएंगे और जमेंगे। सहमत हो मेरी इस बात से? वेपर्स वापस आएंगे, नीचे आएंगे, जमेंगे। जमेंगे मतलब अब सरफेस, अब ऊपर कुछ नहीं रहेगा, सब खाली हो जाएगा ऊपर। सब सरफेस पर आ चुके हैं, सब सरफेस पे लेयर बना चुके हैं और जमना स्टार्ट कर दिया। तो कब हम कहेंगे कि वो फ्रीज हो गया? जब जब इस पूरे का वेपर प्रेशर इसी के सॉलिड स्टेट, अच्छा पानी है तो पानी का सॉलिड स्टेट क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? आइस। तो जब इस पानी का वेपर प्रेशर इसी के सॉलिड आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब हम कहेंगे भाई इस समय पर अब पानी का वेपर प्रेशर कितना है? जितना आइस का वेपर प्रेशर होता है, मतलब उसी के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर होता है। जब वो हो जाए तो हम कहते हैं वो चीज सॉलिड बन चुकी है। इसका मतलब किसी भी चीज को आपको जमाना है। साइंस क्या कहती है, डेफिनेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट का? तो साइंस का देखने का रुख ही अलग है, वो अलग ही बात करता है साइंस। तो साइंस कहता है तुम किसी लिक्विड को जमा रहे हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा
जब उसका वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो तुम ये कहोगे कि वो भी सॉलिड बन चुका है, और जब वो सॉलिड बन चुका है तो वो फ्रीज हो चुका है। तो जब वो फ्रीज हो चुका है तो वो टेम्परेचर जिसपे ये सब कारनामा हुआ उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बताइए, समझ में आ गई मेरी बात? The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the vapor pressure of solid state of that liquid, मतलब उसी लिक्विड के सॉलिड स्टेट के बराबर जब उसका वेपर प्रेशर हो जाए उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे तुम ऑरेंज जूस को फ्रीज कर रहे हो, तो ऑरेंज जूस का वेपर प्रेशर जब नोट कर रहे हो कम हो रहा है, कम हो रहा है फ्रीजिंग के साथ, और तुमने पहले ही नोट कर रखा है एक सॉलिड ऑरेंज जूस, मतलब जो बर्फ बन चुकी है उसका वेपर प्रेशर नोट कर रखा है, तो जब ऑरेंज जूस का वेपर प्रेशर उस सॉलिड ऑरेंज जूस के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो तुम कहोगे तुम्हारा ऑरेंज जूस भी सॉलिड हो गया और वो फ्रीज हो गया। अब एक बात बताएं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जमना है, तो अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से कौन जल्दी जम जाएगा? कौन जल्दी जम जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। क्यों? कारण बताओ, मैं बताता हूं। इसमें क्या होता है, वेपर्स का वापस आना होता है। तो वेपर्स कम है तो जल्दी हो जाएगा, इसको तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है, वेपर्स बहुत ज्यादा है इसके। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बिल्कुल सही बोला, व्हेन ANVS is added, when a NVS is added to a solution, then vapor pressure decreases and hence vapor pressure कम हो जाता है and hence solution freezes fastly and फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसेस, डिप्रेसेस मतलब लोअर, कम हो गया, कम हो गया। यस, जल्दी सॉल्यूशन जल्दी फ्रीज हो रहा है सॉल्वेंट के मुकाबले। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर टीबी बड़ा था ऐसे ही फ्रीजिंग में इसको टी नॉट एफ ले लूं और इसको टी एफ ले लूं, और टी नॉट एफ बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन तो जल्दी बॉयल हो जाता है, कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। If T naught F equals to freezing point of pure solvent, TF is equals to freezing point of solution, तो डेल्टा TF क्या होगा? इस बार क्या होगा? T नॉट F माइनस TF, और ये क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया इससे पता लगेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहां पर भी ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी तरह? मोलैलिटी, पीछे की तरह। तो इधर डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वल टू का कांस्टेंट लगाया और के एफ लगा दिया। के एफ यहाँ पर है कांस्टेंट, जैसे केबी का नाम किसी को याद है? क्या है केबी का नाम? केबी कौन सा कांस्टेंट था? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पर ये क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट।
यहाँ पर क्रायोस्कोपी का मतलब क्या है भाई? ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्रायोस्कोपी मीन्स depression in freezing point by the addition of non-volatile solute के ऊपर कम हो जाना। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से स्लाइड को देखेंगे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और जो डाउट होगा उसके बाद पूछिए। चलो, तो इसका मतलब अगर हम तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जोड़ दें, तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जोड़ दें, तो क्योंकि चौथी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन तीनों से हटके है, चौथी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब इनसे थोड़ा सा हटके है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। वो थोड़ा सा एक अलग टास्क है। तो पहले मैं अगर इन, क्या कह रहा हूं बेटा? हाँ, थोड़ा सा अलग है ऑस्मोसिस, इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे, बट एक बार फटाफट से एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, क्विक रिव्यू क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। क्विक रिव्यू ये कहता है कि जब एक सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है, तो पहली बात, वेपर प्रेशर हो जाता है कम। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो अब उसे बॉयल होने में लगेगा ज्यादा समय, तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है बढ़। और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमना, तो जल्दी जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने से वेपर प्रेशर होगा कम, तो बनेगा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर मैं पहले की बात करता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, इसका फार्मूला है P नॉट B माइनस PB अपॉन में P नॉट B इज इक्वल्स टू काई A। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, KB इंटू M, वेयर डेल्टा TB का मतलब है TB माइनस T नॉट B। और तीसरा हमने पढ़ा DFP मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, वेयर डेल्टा TF का मतलब था T नॉट F माइनस TF। तो ये सारी चीजें थी, ये तीन फार्मूला।
अब इसमें ऑस्मोसिस और या ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा अलग है। इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा आज, क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर केबी की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी आता है पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो भाई फार्मूला क्या है, एक बार दोबारा बताइए जरा। फार्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एफ। अब हमें चाहिए केबी की यूनिट, तो केबी हो जाएगा ऐसा कुछ, एम नीचे आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए डेल्टा टीबी की यूनिट क्या होगी। तो डेल्टा टीबी होता क्या है इसको समझिए। डेल्टा टीबी मतलब होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे सॉल्वेंट का अकेले का। तो भाई आएगा किस में, यूनिट क्या होगी। तुम कहोगे सर यूनिट तो केल्विन ही होगी, बिल्कुल सही जवाब, यूनिट तो बिल्कुल सही जवाब केल्विन ही होगी। तो सर इसकी यूनिट होगी केल्विन, और सर इसकी यूनिट एम की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो बताओ इन दोनों को रखने पर क्या आ जाएगा, केल्विन अपॉन में मोल पर केजी। तो क्या बन जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। समझ में आ गया सबको, यस। यूनिट्स समझ में आ गया, यूनिट केल्विन केजी पर। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे यूनिट ऑफ केएफ, तो आप उसमें भी यही कहेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ का यूनिट होता है केल्विन अपॉन में उधर एम नीचे आ जाएगा, यह होता है केल्विन और ये होता है मोल पर केजी। तो सेम केल्विन केजी मोल इनवर्स इज इक्वल्स टू के एफ की यूनिट निकल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। सिर्फ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके खत्म कर देंगे। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेटा, इस वीक की हमारी 3 क्लासेस होती हैं। तो आज एक क्लास हो गई हमारी, अब बाकी जो 2 क्लास है, क्योंकि मेरा सैटरडे का ना 12th का एग्जाम हो जाने दो बेटा, थोड़ा सा बिजी हूँ, तो हम सैटरडे को लेंगे क्लास और संडे को, सैटरडे को क्लास लेंगे और संडे को क्लास लेंगे। सैटरडे को हम 8 बजे लेंगे और संडे को हम लोग, आप लोग जो समय कहोगे संडे को सुबह सुबह निपटा दूंगा, जैसे मर्जी करो, ठीक है ना। तो हमारी अगली क्लास अब सैटरडे 8 o'clock होगी और फिर संडे होगी। और सैटरडे वाली क्लास में 1.5 घंटे की लूंगा, 8 से 9:30 लूंगा, और संडे वाली क्लास भी 1.5 घंटे की लूंगा, क्योंकि आपकी पिछली एक क्लास रह गई है, तो 1.5 घंटे कर दूंगा, तो वो वाली क्लास भी हो जाएगी और हमारा ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा, इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी खासी, और हम नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे को मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूं, ठीक है। संडे को डाउट्स होंगे इस चैप्टर के तो वो ले लूं और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूं, और हो सके तो संडे को या फिर मंडे से ही नया चैप्टर शुरू कर दूं। वो आप लोग, मैंने जैसे कहा है कि अगर प्रत्युष तुम्हारी स्कूल की टाइमिंग्स आ जाती है और मेरी थोड़ी चेकिंग का वो हो जाता है तो हम देखेंगे, नहीं तो अगला वीक एक ऑनलाइन रखेंगे, नहीं हो सके तो 90% चांस है हम लोग मंडे से ऑफलाइन ही कर दें, आप लोगों के सेंटर पे ही बुलाएं। मैं खुद चाहता हूँ, बट अगर कुछ पेपर चेकिंग सीबीएसई की ड्यूटी का आ जाए और वो आ जाए तो हम देखेंगे, अदरवाइज मेरी पूरी चाह होगी कि अगले वीक से वापस ऑफलाइन आ जाए। आप सबको समझ में आ गया बेटा टाइम टेबल, ठीक है। इस बात का ध्यान करेंगे और ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ के रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन।